हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर। सो माय नेम इज राज बोरासी एंड दिस इज योर चैनल फियरलेस स्टडी। सो हमारा आज का लेक्चर बेस्ड होगा सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन के ऊपर और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। सो आइए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। तो हम इसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two components। अब होमोजीनियस मिक्सचर से क्या मतलब है, ऐसा मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन क्या रहेगा, थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अपन मिक्सचर लेते हैं वाटर और शुगर का। तो वाटर और शुगर के मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होगी कि जितना स्वीटनेस इस मिक्सचर के टॉप में लगेगा, अगर आप टॉप से इस मिक्सचर को निकाल के ड्रिंक करने के लिए यूज करते हो तो जितना स्वीटनेस टॉप से लगेगा उतने स्वीटनेस कहां से लगेगा ड्रिंक करने पर, बॉटम से। मतलब प्रॉपर्टी क्या है, पूरे मिक्सचर में एक जैसी है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। और यदि हमें इस मिक्सचर के लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉर्नर से 1 ml मिक्सचर को बाहर निकालता हूं, इस बीकर में से मैंने क्या करा, 1 ml मिक्सचर बाहर निकाला एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में से। तो मान लेते हैं 1 ml में कुछ 2 पार्टिकल्स है, जिसके शुगर के। हम इस वाले कॉर्नर से भी जब 1 ml मिक्सचर बाहर निकालेंगे तो भी इसमें हमको कितने पार्टिकल मिलेंगे, 2 पार्टिकल। बीच में भी हम देखेंगे तो भी कितने पार्टिकल मिलेंगे, 2 पार्टिकल। मतलब कंपोजिशन भी क्या है, एक जैसा, यूनिफॉर्म। मतलब सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस मिक्सचर में। ठीक है। अच्छा, अब सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्स्ड होते हैं कि हम उसको नॉर्मल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं यहां पे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली। मीन्स फिल्टर पेपर की हेल्प से या इवेपोरेशन की हेल्प से आप डायरेक्टली सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको स्पेशल मेथड्स लगेगी। दूसरी चीज क्या होता है, जब भी दो कंपोनेंट्स मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं तो दोनों अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने लिया था शुगर और वाटर। तो शुगर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि शुगर सॉलिड स्टेट में होता है, पर सॉल्यूशन बनने पर कौन सी स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में। वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर टेस्टलेस होता है ना, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है, पर सॉल्यूशन बनने के बाद उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, स्वीट हो जाता है। तो दोनों अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या कर दिए, भूल गए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन lose their individual identities in solution। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के बाद अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को क्या कर देंगे, वो भूल जाएंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। तो किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, लेस इन क्वांटिटी, है ना। जैसे अगर आपने सॉल्यूशन बनाया, उसमें एक कंपोनेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, उसका अमाउंट कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोर
इन क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक सॉल्यूशन बनाया सॉल्ट और वाटर का, तो मैंने उसमें 30 ग्राम NaCl यूज करा और 70 ग्राम वाटर यूज करा। तो इसके अंदर सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा? तो 30 ग्राम NaCl जो यूज करा है वो कम क्वांटिटी में, इसका मतलब ये सॉल्यूट होगा, और 70 ग्राम H2O जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में, इसका मतलब ये क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो जब भी हमको क्वेश्चन में डेटा देके रखेंगे तो हम इस तरीके से पता लगाएंगे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको बोल दिया जाए 10% एक्वस शुगर सॉल्यूशन। अब एक चीज याद रखना, जिसमें भी आपको एक्वस सॉल्यूशन बोला जाए तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 10% एक्वस शुगर सॉल्यूशन, मतलब 10% एक्वस शुगर सॉल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है किसके अंदर? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब 90 ग्राम ऑफ वाटर में। तो यहां से हम बता सकते हैं कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। शुगर सॉल्यूट होगी और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अगर 50-50% के फॉर्म में दे दिया जाए आपको, अगर ऐसा बोल दिया जाए 50% एक्वस इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, तब आप क्या बोलोगे? कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, है ना? क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा है? 50 ग्राम इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 50 ग्राम इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। तो यहां से सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता लगाने के लिए क्या है हमारे पास? तो देखो, यहां पे कोई हमारे पास स्पेसिफिक डेटा नहीं है, तो आपको क्वेश्चन में जिसको भी सॉल्वेंट बोल रखा हो आप उसको सॉल्वेंट कंसीडर करोगे और बची हुई चीज को क्या कंसीडर करोगे? सॉल्यूट, है ना? इस केस में आंसर डिपेंड करेगा कि आपने किसको सॉल्यूट माना है और किसको सॉल्वेंट माना है। एक और तरीका है जिससे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता लगाते हैं, और वो तरीका क्या है? हम सॉल्वेंट सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट को बोलते हैं जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से क्या करती है? मिलती है। मतलब सॉल्वेंट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन हुज फिजिकल स्टेट इज सेम एज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट किसके जैसी है? सॉल्यूशन के जैसी है, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, यहां पर हमने NaCl और वाटर का सॉल्यूशन बनाया था, तो NaCl सॉलिड स्टेट में और वाटर कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। सॉल्यूशन कौन सी स्टेट में हो गया? लिक्विड स्टेट में बनेगा। तो लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन बन रहा है और ये वाला कंपोनेंट भी क्या है? लिक्विड स्टेट में, मतलब ये सॉल्वेंट होगा और ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। सो अभी हमें जो सिलेबस में स्टडी करना है वो है बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब हमारे सॉल्यूशन में क्या होंगे? सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो अभी हमारा सॉल्यूशन है जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन हम स्टडी करेंगे, तो एक होगा सॉल्यूट और एक कंपोनेंट कहलाएगा सॉल्वेंट। जनरली हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे बी से, है ना? हर जगह हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं लिख पाएंगे, तो उसकी जगह हमने क्या करा? सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे बी से। चलिए, अब किसी भी सॉल्यूशन को बताया जाता है कंसंट्रेशन के बेसिस पर, है ना? कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उस पर बात करते हैं। तो लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में। तो उसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in given amount or fixed
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, कितना अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व है किसके अंदर, गिवन अमाउंट और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। जैसे मैंने बोल दिया सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो बनाया हमने, उसका कंसंट्रेशन है 2 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से हमने क्या बताया आपको अभी, कंसंट्रेशन का मीनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। सो नाउ लेट्स डिस्कस कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी होगी टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरी कैटेगरी होगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, और दूसरी कैटेगरी क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली टर्म में ऐसी टर्म आएगी जिसके फॉर्मूले में क्या आता हो, वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं और हमको पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहां पर कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी, जैसे हो गया आपका मोलेरिटी, है ना, नॉर्मेलिटी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन सी टर्म्स आएगी, जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता है। फॉर एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसको आप मास बाय मास परसेंटेज भी बोलोगे, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो हमारा आज का जो वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे परसेंटेजेस वाली टर्म, मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, और वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है। रेस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के फॉर्म से देखते हैं। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं 10% इक्वल्स शुगर सॉल्यूशन मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है ना, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है किसके अंदर, 90 ग्राम ऑफ वाटर में, या हम इसी को लिख सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, तो जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर वाला जो W है या जो ऊपर वाला वेट है वो क्या बता रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे वाला वेट क्या बता रहा है, सॉल्यूशन का वेट। मतलब ऊपर वाली चीज न्यूमरेटर हमेशा किसकी बात करेगा, सॉल्यूट के बारे में बात करेगा, और डिनोमिनेटर वाली चीज हमेशा किसके बारे में बात करेगी, सॉल्यूशन के बारे में बात करेगी। सिमिलरली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10% Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन वेट बाय वेट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है हर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला वेट हमेशा किसके बारे में बताएगा, सॉल्यूट के बारे में, और नीचे वाला क्या बताएगा, हमेशा सॉल्यूशन के बारे में। सो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, देखो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट हम कहां लिखेंगे, न्यूमरेटर में। जिस भी कंपोनेंट का हमको मास परसेंटेज निकालना है या सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूट का मास हम कहां लिखेंगे, न्यूमरेटर में। और हमेशा डिवाइड में हम किसका मास लिखेंगे, किसके बारे में बात करता है डिनोमिनेटर, हमेशा सॉल्यूशन के बारे में। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। और सिंस क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला या वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला यूज कर हम सॉल्यूट का जब मास परसेंटेज निकालेंगे तो न्यूमरेटर किसके बारे में बताएगा, सॉल्यूट के बारे में, और डिनोमिनेटर किसके बारे में बताएगा, सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्वेंट के लिए मास परसेंटेज निकालेंगे तो न्यूमरेटर किसके बारे में बताएगा, सॉल्वेंट के बारे में, और डिनोमिनेटर किसके बारे में बताएगा, सॉल्यूशन के बारे में। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ मास परसेंटेज। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। मींस 40 ग्राम ग्लूकोज को हमने डिसॉल्व करा है 400 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हमें क्या फाइंड करना है, ग्लूकोज का मास परसेंटेज। तो देखो 40 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 400 ग्राम ऑफ वाटर में। तो अभी मैंने आपको बताया था वो कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूशन में उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो ग्लूकोज क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया हमारा यहाँ पर, सॉल्वेंट। अब हमें मास परसेंटेज किसका निकालना है, ग्लूकोज का। तो मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ कंपोनेंट मींस मास ऑफ ग्लूकोज, है ना। जिस भी कंपोनेंट का हमको मास परसेंटेज निकालना है उसका मास न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सॉल्यूशन का मास। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 40। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिला के किसका मास बनेगा, सॉल्यूशन का मास। तो ये हो जाएगा 400 प्लस 40 इंटू 100। तो हमारा यहां से आंसर क्या निकलेगा, 40 डिवाइडेड बाय 440 इंटू 100। तो इसे हमेशा लिख सकता हूं 0 से 0 कैंसल, 4 1 जा 4, और ये क्या हो गया 11। तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज क्या आ रहा है, 100 डिवाइडेड बाय 11%। इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, 9:1 डिवाइडेड बाय 11%। तो ये क्या निकल गया हमारा मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में कोई हमसे पूछ लेता है कि मास परसेंटेज ऑफ क्या निकाल कर बताओ, आप वाटर निकाल कर बताओ, तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालोगे आप यहां पर, देखो टोटल क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है, दो ही कंपोनेंट है, ये दोनों मिलकर 100% बना रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता हूं 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 11। तो यहां से सॉल्व करने पर मेरे को क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली किसका परसेंटेज मिलेगा, वाटर का मास परसेंटेज मिलेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 11 एलसीएम हो जाएगा, 11 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 1100 माइनस 100। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1100 में से किसको माइनस करना है, 100 को। तो क्या हो जाएगा 0.0001 डिवाइडेड बाय 11%। सो नाउ लेट्स डिस्कस वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 10% सोडियम कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन
वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो वेट लिखा हुआ है वो वेट किसका है? सॉल्यूट का है ना। तो ये क्या बता रहा है? 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट, 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका लेते हैं हम? डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की बात होती है, मींस 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, 20% NaCl एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा? 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है किसके अंदर? 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब एक्वस सॉल्यूशन है मतलब 80 ग्राम वाटर है, मतलब वाटर सॉल्वेंट होगा, और ये क्या है? सॉल्यूट है। इधर भी हम बात करें तो 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और 90 ग्राम क्या है? 90 ml क्या है? वाटर है। तो वाटर ज्यादा क्वांटिटी में मतलब वाटर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। तो यहां पर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में जिस भी कंपोनेंट का हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे उसका वेट हम रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर्मूला ऑफ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। तो जिस भी कंपोनेंट का हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे उसके वेट को, उसके मास को हम कहां रखेंगे? न्यूमरेटर में। तो हम क्या लिखेंगे? वेट, या आपको क्वेश्चन में मास दे रखा तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए मास ऑफ अ कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट का निकाल रहे हो मास ऑफ कंपोनेंट, और डिनोमिनेटर में जो भी चीज लिखी हुई हो, वेट लिखा हो, वॉल्यूम लिखा हो, वो हमेशा किसके बारे में बात करता है? सॉल्यूशन के बारे में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ में कर देंगे? 100 के साथ में। तो इस तरह से हम फॉर्मूला का यूज करेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट एक्स। एक सॉल्ट दे रखा है हमको, कोई सा भी सॉल्ट है, तो उसके लिए क्या लिख दिया उन्होंने? एक्स, और उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। मींस डेंसिटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कितनी दे रखी है? 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। और क्या बोला है? 23 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन कंप्लीटली इवेपोरेटेड। जब 23 ग्राम सॉल्यूशन को क्या करा गया? कंप्लीटली इवेपोरेट करा गया, तो क्या मिला? रेसिड्यू ऑफ 4 ग्राम ऑफ सॉल्ट। मतलब सॉल्ट का रेसिड्यू कितना मिला? 4 ग्राम। मतलब मास ऑफ सॉल्ट कितना है? 4 ग्राम है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहां पर? मास ऑफ सॉल्यूशन है यहां पर 23 ग्राम। ठीक है। कैलकुलेट दी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो आपको इस क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है। अब देखो 23 ग्राम के अंदर सॉल्यूशन के अंदर से अगर हम देखें तो 4 ग्राम मास सिर्फ किसका है? सॉल्ट का है। बाकी रिमेनिंग मास किसका होगा? वाटर का होगा, सॉल्वेंट का होगा, है ना। तो वाटर का मास ज्यादा है इसलिए वो सॉल्वेंट, और सॉल्यूट का मास कम है मतलब कम क्वांटिटी है, तो ये क्या हो गया हमारा? सॉल्यूट। मतलब सॉल्ट का हमें क्या फाइंड करना है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है। तो यहां पर हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे जो कि क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम किसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी हो गई? 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें? 23। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
तो सॉल्यूशन का हमको मास नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 1.15। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, पॉइंट हटाकर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई। ठीक, देखो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2300 डिवाइडेड बाय 115। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम, और ये डायरेक्टली कितना टाइम कट गया, 2। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया आपका, 20 मिलीलीटर। क्यों, क्योंकि डेंसिटी किसमें थी, ग्राम पर मिलीलीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा आया है 20 मिलीलीटर। तो देखिए हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्ट का निकालना था, तो मास ऑफ सॉल्ट हमें मिल गया है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे कैलकुलेशन से क्या निकल कर आया, 20 मिलीलीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारा क्या है, सॉल्ट है। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 का। तो मास ऑफ सॉल्ट क्या लिखेंगे हम, 4। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, 20, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। तो 20, और ये कितना टाइम कटा, 5 टाइम, 4 5 का क्या हो गया, 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज 20%। तो इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमको क्या बताता है, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है पर 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट। अगर मैंने एक बार सॉल्यूशन बोला है तो क्या होगा, 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन और 90 ml ऑफ वाटर। मतलब 10 ml इथेनॉल तो क्या हो गया, सॉल्यूट, और अगर एक बार सॉल्यूशन बोला है तो 90 ml वाटर है, मतलब वाटर ज्यादा क्वांटिटी में, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, है ना। इसे हम देखते हैं सैनिटाइजर्स के अंदर क्या लिखा रहता है, 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका मतलब क्या है कि 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, 70 मिलीलीटर ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो भी हमारा सॉल्यूशन है, सैनिटाइजर है, उसके हर 100 ml में 70 ml क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिस भी कंपोनेंट का हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे उसके वॉल्यूम को हम रखेंगे न्यूमरेटर में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम कहां पे रखेंगे, डिनोमिनेटर में, और इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ में। तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट के लिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, जिस कंपोनेंट का आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसके वॉल्यूम को आप कहां लिखोगे, न्यूमरेटर में। तो लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और इस पूरे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हम किसके साथ में कर देंगे, 100 के साथ में, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का।
आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, रबिंग अल्कोहल इज सोल्ड एज 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मतलब रबिंग अल्कोहल को क्या करा जाता है, सोल्ड करा जाता है 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बना के, किसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का। व्हाट वॉल्यूम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज यूज्ड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का कितना वॉल्यूम यूज होगा 500 सेंटीमीटर क्यूब रबिंग अल्कोहल बनाने के लिए। तो हमको यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब रबिंग अल्कोहल जो दिया है वो क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मिलीलीटर। तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर। अब हमारा अगला पैरामीटर हमको ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का कितना दे रखा है 70%। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमें निकालना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना दे रखा है 70%, तो हमने लिख दिया 70। वॉल्यूम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कितना दे रखा है, निकालना है, तो हमने इसकी जगह पर लिख दिया V। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 500। मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 70 के साथ में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का। तो हमारा फाइनल वॉल्यूम कितना निकल कर आ जाएगा 350 मिलीलीटर। तो इसी के साथ आज हमारी सारी परसेंटेज बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म होती है। हमारा आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। सो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फियरलेस स्टडी। थैंक यू।